नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को राम राम साथियों। मैं आर के मीणा। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास तरीके से पढ़ रहे होंगे साथियों। तो दोस्तों, आज अपना हिंदी का सबसे खूबसूरत प्रकरण हिंदी साहित्य के इतिहास की अपनी क्लास चल रही थी। आज की 4th क्लास रहेगी, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो क्लास है अपना कंटेंट लेके आया हूँ ज़बरदस्त तरीके से याद कराने का तरीका, जो पूरे भारत के इतिहास में आपको पहली बार मिलने वाला है। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास हुई थी साथियों, 3rd क्लास हुई थी। तो 3rd क्लास के अंदर अपन ने देखा था खुसरो के बारे में। हमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 में हुआ था। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहलियाँ लिखी थी। किसने? हमीर खुसरो ने लिखी थी। और इसके साथ साथ खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन माना जाता है? हमीर खुसरो को माना जाता है। अब कुछ और देख लेते हैं। अब इसको कैसे याद करोगे? एक अमीर नाम का व्यक्ति था। क्या था? अमीर नाम का व्यक्ति था। इसे बोलते हैं अमीर खुसरो। तो वो क्या कर रहा था? खड़ा हुआ था। किसके ऊपर खड़ा था? किसके ऊपर खड़ा था साथियों? हिंदी भाषा के ऊपर खड़ा था। हिंदी भाषा के ऊपर निर्भर था। इसे याद कर लेना। अब देखते हैं खुसरो के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो खुसरो के ग्रंथों की संख्या टोटल 100 मानी जाती है, 100 मानी जाती है, जिनमें से अब 20-21 ही उपलब्ध होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमीर खुसरो जी है, उनकी रचनाएं कितनी मानी जाती है? तो 100 मानी जाती है। उनमें से कुछ प्रमुख है जो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो है खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुर्किया, दो शकुने और गजल। अब इसको याद कैसे करोगे? तो जो अमीर खुसरो था, अमीर व्यक्ति था, उसके बारे में याद करा रहा हूँ। तो वो क्या लाता है? कबाड़ खाने में से कबाड़ी खबारी, सुन रहे हो ना आप? खालिक बारी बारी, यानी कि एक क्या थी? कबाड़ी थी, कबाड़ खाना था। तो उसमें से क्या लाता है? पहेली लाता है। क्या लाता है? पहेली लाता है। और उसको अपने मुर्कियों में यानी कि कान में पहन लेता है, मुर्कियों में पहन लेता है। और उससे क्या मिलता है? सुकून मिलता है। क्या मिलता है साथियों? सुकून मिलता है। और फिर वो जल पीता है। क्या पीता है फिर? जल पीता है। ऐसे याद कर सकते हो आप। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, जो मैं याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ साथियों, दोस्तों, तो ये तरीका है ऐसे है कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको ज़्यादा ज्ञाता नहीं बनना है। याद करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमीर खुसरो की 5 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। पहले वो कबाड़ खाने में जाता है, कबाड़ी में जाता है। कैसे याद करोगे? कबाड़ी में जाता है। देखो, इसका उच्चारण करते हैं ना, कबाड़ी। और फिर उसको मिलती है क्या? पहेलियाँ। क्या मिलती है? पहेलियाँ मिलती है कबाड़ी में से। और उनको क्या करता है? वो मुर्गियों समझ के पहन लेता है और उसको सुख मिलता है, जल पी लेता है। उनकी भाषाओं के नमूने देखिए। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया। बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा। ये इनकी कुछ पंक्तियां हैं, नमूने दे रखे हैं भाषा के। अमीर खीर पकाई जतन से, चर्चा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, बेटी तू ढोल बजा। ये किनकी है? अमीर जी की है, अमीर खुसरो जी की। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, वह आवे तब शादी होय। मीठे लागे वाके बोल, क्यों सकी साजन ना सकी ढोल। अमीर खुसरो की कृति खालिक बरी एक शब्द कोश है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमीर खुसरो जी की कृति थी कौन सी? खालिक बरी। ये क्या है? शब्दकोश है। तुर्की, अरबी, फारसी भाषा, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची शब्दकोश है। खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में कि खुसरो क्या थे? इनमें से कवि थे, सॉरी संगीतज्ञ थे। तो संगीतज्ञ क्लिक कर देना है, आंसर कर देना है। और कवि भी माना जाते हैं, लेकिन ऐसे दोनों ऑप्शन सेम नहीं आएंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे कौन? हमीर खुसरो जी। उन्होंने इस सितार और तबल का आविष्कार किया। किसने किया था? हमीर खुसरो जी के दरबार में, सॉरी, खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनके दरबार में हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। चलो जी, आगे देखते हैं। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? साहित्य पढ़ रहे हैं। किसका?
अपभ्रंश पहले अपन ने पढ़ रहे थे उसके बारे में। किसके बारे में साथियों? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य चल रहा था अपना, सिद्ध साहित्य देख रहे हैं। फिर इसकी अपन ने हमें कुछ लोग कवि भी देख लिया, फर्स्ट कविता इसका। अब कुछ इंपोर्टेंट और देख लेते हैं। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य, रचना और रचयिता संदेश राक्षक अब्दुल रहमान। किसका है साथियों? तो संदेश किसको मिला? रहमान को मिला, अब्बू को मिला, अब्दू को मिला। किसको मिला? अब्दुल रहमान को मिला। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध विरह काव्य कौन सा था? संदेश राक्षक। नेक्स्ट दे रखा है पौम चरियू। तो पौम चरी लेके कौन जा रहा था? स्वयं जा रहा था। कौन जा रहा था? मैं स्वयं जा रहा था, ऐसे याद कर लेना। 8वीं शती में राम कथा। रिठणे मी चरियू, तो ये भी स्वयंभू की है। अब देखो इसको कैसे याद करोगे? स्वयं से याद आ रहा है, स्वयं यानी खुद। तो ये भी स्वयंभू, ये भी स्वयंभू, ये भी स्वयंभू, यानी कि 3 रचनाएं स्वयंभू की है। तो पहले एक तो पौम चरियू, एक रिठव चरियू, एक दे दिया नाग कुमार चरियू। तो जिसमें भी तीनों में क्या आ रहा है? चरियू आ रहा है। तो चरी कौन लेके जा रहा था? स्वयं लेके जा रहा था, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट दे रखा है साथियों भविष्य कथा। तो भविष्य देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। आप पंडित जी के पास जाते हो भविष्य पूछने, तो वो क्या मांगते हैं? मेरे को 1100 रुपये चाहिए, 5100 रुपये दक्षिणा चाहिए, तब मैं आपका भविष्य बताऊंगा। तो ऐसे याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट दे रखा है मेरे विद्वान साथियों, चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। जबरदस्त तरीके से नोट्स लेके आया हूँ आपके लिए। यूजीसी नेट के एग्जाम हो, जेआरएफ की हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होने वाला है। महापुराण, तो महापुराण पुष्पदंत। तो जो महापुराण होती है उसके ऊपर आपने क्या चढ़ाए? पुष्प चढ़ाए। क्या चढ़ाए साथियों? पुष्प चढ़ाए, से याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट दे रखा है मेरे नौजवान साथियों उपदेश रसायन जीनी दत्त सूरी। उपदेश कौन देते हैं? जीनी दत्त जी देते हैं, या फिर ऐसे याद कर लेना जीनी देती है। जीनी एक लड़की का नाम था, वो क्या देती है? उपदेश देती है। नेक्स्ट दे रखा है ये रास सूरी रास काव्य है। परमात्म प्रकाश जो इंदु। तो एक कौन थी साथियों? जो इंदु थी। एक कौन थी? इंदु थी, जो लेके क्या कर रही थी? हाथ में ले रखी थी। जो कौन? इंदु। तो उसके प्रकाश होता है कहाँ पे होता है? उसके घट में प्रकाश होता है। किसका? परमात्मा का। और जैसे ही वो योग करती है तो भी उसके क्या होता है? जो लेके योग करती है तो उसको क्या मिलता है? सार मिलता है योग का। पाहुड़ दोहा। तो पाहुड़ा कौन बाते हैं? इसको कैसे याद करोगे? पाहुड़ा कौन बाते हैं? राम सिंह जी बाते हैं। राम सिंह जी नाम का आपके माइंड में कोई भी व्यक्ति याद होगा, राम जी को याद कर लेना। आप तो ऐसे भी नहीं हो। तो 11वीं शताब्दी में दार्शनिकता प्राकृत पेंगलम विदाधर जलज बनबर एवं सारंगधर की रचनाओं का संकलन छंद शास्त्र। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विदाधर जल बंदर जलंधर सारंगधर की रचनाओं का संकलन किसमें मिलता है? प्राकृत छल पेंगल में। ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ। तो जो ढोला पीता है आप जानते हो, ढोला 35 रुपये में मिलता है। जिसे जो शराब का नशा करते हैं तो वो ढोला पी के क्या हो जाते हैं? कुश हो जाते हैं, उनको कुशलता मिलती है। अब देखते हैं विद्यापति जी, जो बहुत ही शानदार कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव के नामों से जाना जाता है। अब दोस्तों जो एक व्यक्ति था उसका नाम था विद्यापति। इसको कैसे याद करोगे? एक व्यक्ति था तो वो विदा लेने, या फिर एक लड़की थी, क्या नाम था उसका? विदा नाम था। तो वो विद्या लेने किसके पास जाती है? अपने पति के पास में जाती है। तो पति उसे क्या बोलता है? तू मैथिल कोकिल है। तू क्या है? मैथिल कोकिल है। तू कवि शेखर है। अभिनव जयदेव की जय हो, अभिनव जयदेव की जय हो। ऐसे कौन बोलती है? उसका पति बोलता है विदा को। नामों से भी जाना जाता है। विद्यापति शैव थे तथा उनकी पदावली में भक्ति एवं श्रृंगार का समन्वय दिखाई पड़ता है।
विद्यापति ने नायिका की वे संधि का मनोरम चित्रण किया। किसका चित्रण किया है? नायिका की वे संधि का। इसके साथ ही शद स्नाता रमणी के उत्तेजक चित्र अभिसार का मनोरमण वर्णन भी उनकी पदावली में मिलता है। विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित पदावली गेय पदों में रचित है तथा उनमें गीति काव्य के सभी तत्व संगीतात्मकता, व्यक्तिकता, कोमलांत, मधुर पदावली, अलंकारिकता विद्यमान है। आदिकाल का गद्य। अब देखते हैं साथियों, इतनी देर तो अपन रासो नाथ साहित्य देख रहे थे, अब आदिकाल का गद्य में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की एक अन्य पुस्तक वर्ण रत्नाकर भी उपलब्ध होती है। ये और ध्यान रखना इम्पोर्टेंट सटीक है। रचना एक कि मैथिल हिंदी में रचित गद्य की एक अन्य पुस्तक वर्ण रत्नाकर लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर भी उपलब्ध होती है। ये और याद रखना। हिंदी गद्य के विकास में इस पुस्तक का भी विशेष महत्व है। मैथिल हिंदी में राहुल वेल नामक गद्य रचना के रचयिता रोड़ा है। इसको कैसे याद करोगे? तो राहुल रैसे राहुल रैसे रोड़ा, तो राहुल क्या कर रहा था? रोड के ऊपर, राहुल रोड के ऊपर क्या कर रहा था? रो रहा था। इसे याद कर लेना। यह शिलांकित करती है। इसका रचना काल 10वीं शती है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? आदिकाल में लिखे गए ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। इन ग्रंथों के युद्ध वर्णन में सजीवता है। अधिकांश ग्रंथों की प्रामाणिकता में संदेह है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इस काल में लिखे काव्य ग्रंथों में है। अधिकांश ग्रंथों में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की। इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता का अभाव है। आदिकाल की प्रमुख विशेषता बता रहे हैं। आदिकाल के जो कवि थे उनकी विशेषता है इसके अंदर। राहुल केला नामक गद्य रचना की रचयिता रोड़ा है। यह शिलांकित करती है। इनका रचना 10वीं शताब्दी है। इसे याद कर लिया आपने। अब कुछ विशेषताएं देख लेते हैं आदिकाल की। आदिकाल में लिखे गए ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। इंपोर्टेंट देख ला क्या है? ऐतिहासिकता का अभाव है, सजीवता है, संदेह है, प्रमाणिक संदेह है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। अधिकांश ग्रंथों में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता का अभाव है। अधिकांश रासो काव्यों में कल्पना की प्रचुरता है। विविध छंदों का प्रयोग इन रचनाओं में हुआ है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश इन रचनाओं में है। हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, डिट्टो क्वेश्चन है। खड़ी बोली का तो मैंने बता दिया आपको। अब दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के श्रेयपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने श्रेयपाद। तो सर ने क्या कर दिया आप समझ गए होंगे। हिंदी का प्रथम कवि किसको घोषित कर दिया? सर को कर दिया, लेकिन सर ने विस्फोट कर दिया। वैसे याद कर सकते हो। हिंदी का पहला कवि माना जाता है, वे 84 सिद्धों में से एक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और जो गणपति जी है उन्होंने किसने को माना है? शालिभद्र को माना है। उनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली राज को वे हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं, जिसकी रचना 1184 में हुई थी। उपयुक्त रचनाओं के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई, जिनमें निम्न इतिहासकारों का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दे तासी फ्रेंच भाषा में 1839 में। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास किसने किया था? डॉक्टर ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने। अब इसको कैसे याद करोगे? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? गारसा ने तासी ने। फिर हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रयास किसने किया? ठाकुर जी ने। तृतीय प्रयास किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ने। परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास मिश्र बंधु ने। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का परंपरागत इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऐसे याद कर सकते हो, इंपोर्टेंट।
इनको कैसे याद करोगे तरीका बता देता हूँ मैं आपको। अब दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास प्रयास किसने किया? प्रयास घास के ऊपर किया। किसने किया? गारसा जी ने किया। द्वितीय बार प्रयास किसने किया? ठाकुर साहब ने किया। द्वितीय बार ठाकुर शिव सिंह सेंगर। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रयास किसने किया? हम अब्राहम ग्रियर्सन ने। सच्चे अर्थों में, समझ गए ना? या इसे याद कर लेना, सच्चे सन। परंपरागत रूप में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयास मिस्र बंधु ने। तो परंपरा से लोग क्या खाते आ रहे हैं? मिश्री खाते आ रहे हैं, इसे याद कर लेना। सच्चे अर्थों में हिंदी का साहित्य का परंपरागत इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 1952। डॉक्टर नागेंद्र, इसको कैसे याद करोगे? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 1952। नागेंद्र 1973। रामकुमार 1938। और रामशंकर शुक्ल 1931। इसे याद कर लेना। नेक्स्ट दे रखा है गणपति चंद्रगुप्त 1965। क्रम संख्या अनुवाद कुल कवि हिंदी के कवि मूल ग्रंथ तासी। जो मैं बता रहा हूँ आपको, इन सभी का निचोड़ बता रहा हूँ लास्ट में याद करने का तरीका। जो गारसा ताशी था, जो ग्रंथ था गारसा ताशी का, उसके अंदर कुल कवि कितने हैं? 738। हिंदी के कवि 72। उर्दू में अनुवाद कसीमुद्दीन ने किया था। करीमुद्दीन ने 1004 कवि 60 हिंदी के। हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वाष्णव ने 358 से 220। इस ग्रंथ में शामिल प्रथम कवि का नाम अंगद एक एवं अंतिम कवि का नाम हेमंता। मूल ग्रंथ ताशी के बारे में बता रहा है ये। तो साथियों आज का सेशन उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल आपके लिए ज़बरदस्त सेशन लेके आऊँगा ऐसा ही नई उम्मीद के साथ। तो आज का सेशन सभी को अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।